दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान जारी है और मतदान को 1 घंटे से ज्यादा का समय भी पूरा हो चुका है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर सुबह 7 बजे से लोग मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल, और लोकतंत्र के इस पर्व, लोकतंत्र के इस उत्सव के अंदर जो कहा जा सकता है कि इस उत्सव की सबसे सुंदर तस्वीरें होती हैं वो पोलिंग बूथ के बाहर मतदाताओं की कतार होती है जो कि देखने को मिल रही है। और इस उत्सव का श्रृंगार जो है वो उंगली पर लगा हुआ स्याही का निशान होता है। तो पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की भीड़ आज सुबह से ही नजर आने लगी है। कुल 7 चरणों के अंदर ये चुनाव होना है, जिसमें आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होगी और 4 जून को आएंगे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मानव इतिहास के अब तक के शुभना सबसे बड़े चुनाव के नतीजों के, क्योंकि इन वोटों की गिनती शुरू होगी 4 जून को। बिल्कुल, और देखिए स्क्रीन भी आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। 2019 में जब इन सीटों के ऊपर, इन 102 सीटों के ऊपर मतदान हुआ था तो किस तरीके की तस्वीर उभर कर सामने आई थी वो हमने स्क्रीन आपके लिए तैयार की है। राज्यवार तरीके से आप देख सकते हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे स्क्रीन में तो वहां टोटल टैली आपको दिखाई देगी, लेकिन हाँ, इसमें आपको इंडिया प्लस गठबंधन और एनडीए गठबंधन की सीटें लगभग बराबर दिखेंगी। तो वो मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु में पिछली बार डीएमके ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और वही सीटें इंडिया गठबंधन के उसमें आपको रिफ्लेक्ट हो रही हो। लेकिन अब ये एक्सपर्ट्स का पैनल हमें दिखने लगा है। राजकिशोर जी से आप पहले ही बात कर चुके हैं। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन वो मेरे साथ हैं। ए के वाजपेयी साहब एलजेपी के स्पोक्सपर्सन है वो मेरे साथ है। मुकेश केजरीवाल और अनंत विजय साहब भी मेरे साथ हैं। अनंत जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीरें देखिए प्रणय ने बता दी है, लेकिन अगर आज इन 102 सीटों के आकलन की बात की जाए तो किसका पलड़ा आप भारी देख रहे हैं और क्या आप बराबरी का मुकाबला इन 102 सीटों पर आज देख रहे हैं? अभी तो शोभना जी देखिए, मतदान आरंभ हुआ, 1 घंटे का समय बीता है, लेकिन मुझे जो सबसे दिलचस्प और सबसे रोचक, जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते मेरी नज़र तमिलनाडु की 39 सीटों पर है। इस बार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलई ने तमिलनाडु की फिजा को बदलने का प्रयास किया है और तमिलनाडु में इनरोड्स करने का प्रयास किया, आज वहाँ चुनाव हो रहा है। इस पूरे चुनाव का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा तमिलनाडु में क्या भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल पाता है, क्या जो AIADMK में बिखराव है उसके जो वोट परसेंटेज हैं या उनके जो मतदाता हैं, क्या उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई देता है। DMK को कितनी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में दे सकती है, ये सारे प्रश्न जिस प्रकार से अभी आगे मतदान होगा और शाम तक कुछ अंदाजा लग पाएगा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी प्रणय जी वहां अपना खाता देखिए, ये सब लोग कह रहे हैं कि वहां वोट शेयर काफी बढ़ेगा, लेकिन पहली बार, क्या स्वाधीनता के बाद पहली बार ऐसा होगा? लेकिन आनंद जी, चाहे केरल की बात की जाए, तमिलनाडु की बात की जाए, वोट शेयर क्या सीट्स में ट्रांसलेट होता है? असली चुनौती यही चीज होती है। मुकेश केजरीवाल का भी मैं रुख करना चाहूंगा। मुकेश, अगर बात की जाए 2009 से लेकर 2019 तक के चुनावों की बात, तो पिछले लोकसभा चुनाव के अगर आंकड़ों को देखें हम, तो यहां पर इन 102 सीटों के ऊपर अभी तक तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा जो है वो थोड़ा भारी नजर आता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह बदलाव इस बार हो सकता है? इस बार का चुनाव क्या कुछ अलग? देखिए, इस पहले चरण के जो सीट्स हैं, इसमें देखें, एक तरफ तो तमिलनाडु है जहां पे बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ राजस्थान की वो सीटें हैं, आधी सीटें हैं जिन पे कि लगभग तय माना जा रहा है इस बार भी बीजेपी के लिए सबसे आसान सीटें हैं। और वो इस बार भाजपा के लिए इस बार दूसरी तरह की चुनौती राजस्थान में इसलिए आ गई है क्योंकि वहां पे हनुमान बेनीवाल, जो कि पिछली बार भाजपा के साथ थे, वो उनके साथ नहीं है। इंडिया अलायंस में और भी जो रीजनल पार्टीज हैं वो 2 पार्टियां वहां पे साथ हो गई हैं, लेकिन भाजपा अकेली लड़ रही है। इस तरह से राजस्थान, मेरी नजर ज्यादा राजस्थान पे इसलिए है। बिल्कुल, तमिलनाडु के बाद अगर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सीटें किसी राज्य की हैं तो 12 सीटें राजस्थान की हैं। लेकिन मुझे लगता है फराज किदवई साहब का भी रुख करना चाहिए। फराज किदवई साहब, ये मुकाबला जो है ये इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन का है और किसी जगह पर बीजेपी मजबूत है, किसी जगह उसके पार्टनर्स मजबूत हैं, किसी जगह कांग्रेस मजबूत है, किसी जगह उसके पार्टनर्स मजबूत हैं यहां पर। लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इन 102 सीटों में आपकी उम्मीद क्या और कितनी? और इसी में फराज, मैं सवाल ये भी जोड़ना चाहूंगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्योंकि 8 सीटें हैं, जाटलैंड है और काफी उम्मीदें जयंत चौधरी के साथ आपने लगाई थी, लेकिन वो उम्मीदें टूट गई हैं। अब आगे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों के लिए क्या आकलन है आपका इस पहले चरण के मतदान में? और बिल्कुल, फराज साहब की पार्टी ने कई सीटें बदली भी है अंतिम समय में। शोभना जी, थैंक यू वेरी मच। इको आ रहा है। देखिए, अगर आप ट्रेंड देखिएगा 2014 से, तो पहले हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2014 में बीजेपी ने 73 सीटें जीती थी
उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी 2022 में मुख्यमंत्री बने और 2017 में जो चुनाव हुए थे असेंबली के, उसमें बीजेपी ने 312 सीटें जीती। लेकिन 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है वो उत्तर प्रदेश में गिरता जा रहा है और 2019 में इनकी सीटें 10 से कम होकर के ये 62 या 63 पर आ गए। उसके बाद में 2022 के विधानसभा चुनाव में ये 312 से घट करके 255 पर आ गए। शोभना जी, एक बात और है कि अगर आप ये 8 सीटों की बात करिएगा तो इन 8 सीटों में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी 2014 में जीती थी और 2019 में ये 7 सीटों से कम होकर के ये 3 सीटों पर आकर के सिमट गए। आपसे और आपकी पार्टी, आपके गठबंधन से था। ग्राफ तो समाजवादी पार्टी का भी लगातार गिरता जा रहा है। नहीं, ग्राफ समाजवादी पार्टी का बढ़ रहा है। देखिए, बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है और समाजवादी पार्टी का बढ़ रहा है, क्योंकि इन 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 2019 में 3 सीटें जीती थी और उससे पहले वो 7 सीटें जीती थी। तो हमारा ग्राफ तो लगातार बढ़ रहा है। दूसरी बात, इनकी हताशा देखिए इस चीज से नजर आती है कि गौतम बुद्ध नगर के इनके सांसद हैं महेश शर्मा जी, जो बुलंदशहर में चुनाव प्रचार के दौरान ये बोलते हैं कि जो लोग मोदी और योगी जी को अपना नहीं समझते, उन्होंने बाप का नाम लिया, लेकिन अच्छा नहीं लगता है वो नाम लेते हुए, तो वो अपने पिताजी का भी नहीं हो सकता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, देश की राजनीति आप भी अच्छे तरीके से समझते हैं राजकिशोर, आप सहमत है फराज साहब की इस बात से कि समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है? नहीं, देखिए, ये तो वोट शेयर उत्तर बता रहा है प्रदेश कि हमारा में ग्राफ इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी ही प्रमुख विपक्षी दल है और अगर भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर किसी का जनाधार है वहां पर तो वो अखिलेश यादव का, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन अखिलेश यादव के उस जनाधार पर बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ जब वो गए तो मायावती ने अपने सांसद मैं राजकिशोर जी आपको रोक रही हूँ। पीछे से कोई बोल रहा है अन्याय यात्रा। देखिए, न्याय की जब वो बात करते हैं और महिला न्याय की बात करते हैं तो ये वही लोग हैं जो पिछले 5 साल के अंदर ठहाके लगा के हंस रहे थे कि ये मर्दों का प्रदेश है और उस पर ठहाका लगा के हंस रहे थे। ये वही लोग हैं जिनके मंत्रियों के या तो पीए या रिश्तेदार कहीं ना कहीं दुष्कर्म के अंदर शामिल थे या महिलाओं को प्रताड़न करने के अंदर कहीं ना कहीं शामिल थे। सो ये किस न्याय की बात कर रहे हैं? और ख़ास तौर से कि केवल अपना अस्तित्व जिंदा रखने के लिए साथ में आए हुए हैं, ये बहुत खास बात है। अलग अलग पार्टियां जो एक साथ कभी सोचती नहीं थी, बैठती नहीं थी, आज सारी एक साथ आई हुई हैं क्योंकि उनका खुद का अस्तित्व खत्म हो रहा है। अपना अस्तित्व जिंदा रखने के लिए भारत को खत्म करने को तैयार है। और हमारे साथ जी न्यूज पर देखिए, आपने इस समय राजवर्धन राठौर को सुना और ज्योति कुमार भी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। कांग्रेस कहां पर है? आप ज्योति जी, आपसे सवाल मेरा यही है, अगर तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन की सीटें हम दिखा रहे हैं तो वो डीएमके की वजह से मिल रही हैं, अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र चल रहा है, राजस्थान का जिक्र चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो एलाइज हैं उनकी बात हो रही है। लेकिन राजस्थान में आप मजबूत स्थिति में, राजस्थान की 25 सीटों पर आपका क्या आकलन है और इन 102 सीटों पर जिन पर मतदान हो रहा है उसको लेकर क्या आकलन है? आप हमें कहते हैं कांग्रेस की क्या स्थिति है और उन्हें कहते हैं एनडीए की क्या स्थिति है। आप हमें भी कहें कि इंडिया की क्या स्थिति है। लड़ाई हो रही है इंडिया गठबंधन और एनडीए में, और कांग्रेस और बीजेपी में नहीं हो रही है आज के 2024 के इलेक्शन में। जब आप बात कर रही हैं राजस्थान की और बाकी 102 सीटों पर बात करी, तो मैं शुरुआत राजस्थान से भी करूंगा, आपके बात पर भी आता हूं। लेकिन जहां पर आप उत्तर प्रदेश में भी जो बात भी आप कर रहे थे और उसके बाद राठौर जी का आपने बाइट दिखाया और उन्हें बात कर रहे थे कि ये लोग कैसे हंसते हैं महिलाओं पर, क्या इनको ये सब बोलते हुए याद नहीं आता है? शर्म नहीं आती है कि वो बोलते थे कि सुर्पनखा और महिलाओं के बारे में किस किस तरह की बातें करते थे? सब याद है। और यही याद रखकर आपके ये जो दोहरे चरित्र है ना राठौर जी, इस बात को याद रखना, जो भीड़ देख रहे हो ना इतनी लंबी लंबी लाइनें, वो उन्हीं बातों को याद करके वोट करेगी और उन्हीं बातों को याद करके वोट करेगी कि किसानों पर ये जो 8 सीट जो हम पश्चिमी यूपी में अभी लड़ रहे हैं ना, उन्हीं जिस तरह से आपने कीले लगाई थी रोड पर और किसानों पर लाठी चलाए थे, उन्हीं बातों को याद करके ये भीड़ है। चलिए ज्योति कुमार जी, मैं लौटूंगा आपके पास में। जी न्यूज़।